सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति 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 भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। इस प्रार्थना मंत्र के बाद मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। मैं आज के सत्र के चेयरमैन डॉक्टर विनोद कश्यप जी से निवेदन करता हूं कि इस सत्र की अध्यक्षता को स्वीकार करें और डॉक्टर M.K. तनेजा जी का परिचय देते हुए उनसे उनके लेक्चर के लिए आग्रह करने की कृपा करें। डॉक्टर विनोद कश्यप जी, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज इस मंच पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए हमें आमंत्रित किया। हमारे बीच में डॉक्टर M.K. तनेजा जी। डॉक्टर तनेजा MBBS MS ENT सर्जन हैं और पिछले लगभग 40 वर्षों से मॉडर्न मेडिसिन में कार्य करते हुए योग और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भ्रामरी प्राणायाम में PhD किया है और अभी जो वर्तमान में कोविड यानी कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है, आपके द्वारा 2 रिसर्च बहुत जल्दी पब्लिश होने जा रही हैं कोरोना पर, और आपके द्वारा अनेक कोरोना रोगियों पर भ्रामरी प्राणायाम द्वारा उनको किस प्रकार से स्वस्थ किया जा रहा है, ये सब वो बताएंगे आगे। तो मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर M.K. तनेजा जी से आज का विषय प्रस्तुत करें। ओवर टू डॉक्टर M.K. तनेजा। डॉक्टर तनेजा सर, ऑडियो नहीं चल रहा है, अनम्यूट करिए। आपकी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, इधर से तो ऑन। डॉक्टर साहब का ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ शायद।
हेलो। हाँ, आवाज आ रही डॉक्टर साहब? हाँ, अब आनी चाहिए आवाज। हाँ हाँ, आ गई आ गई। आ गई आवाज। हाँ आ गई। मैं आदरणीय मिश्रा जी का अभिनंदन करता हूँ, विनोद कश्यप जी का धन्यवाद करता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों रिसर्च की बात करी है कोरोना वायरस पे, ये पब्लिश हो चुकी है, और नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो कोरोना वायरस, कोविड-19 और डॉक्टर एम के तनेजा डालेंगे तो आपको दोनों मिल जाएंगी। और जो मेरा बेसिक फील्ड है डेफनेस का, एक पेपर डेफनेस का है कि कोरोना वायरस से जो संक्रमण से बाद में हानि होने जा रही है, जैसे मम्स होता है, हर्पीज होता है, उससे आपको बाद में जो डेफनेस हो जाती है, न्यूरल्जिया हो जाता है, उसी प्रकार इससे आपको बहरापन भी हो सकता है। तो आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कोरोना वायरस से बचाव की, और कोरोना वायरस को हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करके योग के द्वारा, और आज विशेष रूप से कोरोना डाइट कि हम उसमें क्या बदलाव करें, उससे हम सब कुछ पा सकते हैं। हम सब योग से जुड़े हुए हैं, और भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्माभिस्याचाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे मित्र, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, सकाम करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे साथी, तू योगी बन। वही भगवान कृष्ण ने 17वें अध्याय में 7वें श्लोक में ये परिभाषा दी है कि हम कैसी जीवन शैली के साथ क्या भोजन लें तो हम निरोग हो सकते हैं। देखिए, वात पित्त कफ, ये तीनों बातें हैं, मैं इनको आगे चल के इलॉबरेट करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा है, आहारस्तुपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्त पस्तथा दानम तेषाम भेदम इम शृणु। यानी कि भोजन को अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है, वात पित्त कफ। और ये जो कोरोना इन्फेक्शन है, ये शुरू में कफ प्रवृत्ति का होता है, पर जब आपका कैटाबोलिक एक्टिविटी हो जाती है, आपको नुकसान होने लगता है, तब ये वात प्रवृत्ति का हो जाता है। ये मैं ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि जो हाइपरटेंसिव है, जो डायबिटिक है, जिनको ज्यादा खतरा है, जिनको ज्यादा संक्रमण होता है और जिनमें कॉम्प्लिकेशन भी अधिक होते हैं, वो वात प्रवृत्ति में जाते हैं। तो उनको हम अलग से समझ करके कैसे करेंगे। भगवान कृष्ण ने अगले श्लोक में कहा है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। यानी कि जो आयु बुद्धि बल आरोग्य को बढ़ाने वाले हैं, वो रसयुक्त होते हैं, चिकने होते हैं, स्थिर रहने वाले होते हैं, और स्वभाव से मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। अर्थात आहार से ही हम निरोग रह सकते हैं। और उन्होंने अगले श्लोक में 9वें श्लोक में कहा है, कट्वम लवणात्य उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीना आहारा राजा श्रेष्ठ दुख शोकामय प्रदा। यानी कि जो कड़वे हैं, खट्टे हैं, लवण युक्त है, जिनमें साल्ट ज्यादा है, यानी कि हमें जो साल्ट है उसका प्रयोग भी मात्र सीमित करना चाहिए। बहुत गर्म है, तीखे हैं, रूखे हैं, दाहकार हैं, वो दुख का कारण बनते हैं, चिंता का कारण बनते हैं, हमारे सीरोटोनिन लेवल को गिराते हैं, और जो 70% इंटेस्टाइन में सीरोटोनिन पैदा होता है, जो मूड को स्विंग को रोकता है। और देखिएगा आजकल कोरोना में डिप्रेशन बहुत हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, और आहार उसमें आपका कार्य करेगा। इस वक्त अगर आप ये भोजन लेंगे तो आपको अधिक नुकसान होगा। भगवान कृष्ण ने आगे क्या कहा है, यात यामम गतरसम पूति परविशतम चयत
उच्छिष्टम्पि चामेध्यम भोजनम तामस प्रिय, यानी कि तामसिक भोजन में अधपका भोजन, रस रहित भोजन, दुर्गंधयुक्त, बासी, प्रोसेस और जो दिन का छूटा हुआ है और जो गंदे हाथों से लगा हुआ है। आजकल हम सैनिटाइजर के ऊपर वैसे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं एकदम टॉपिक को चेंज करते हुए सैनिटाइजर के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि सैनिटाइजर जो है ना वो अल्कोहल बेस्ड है, और ये अल्कोहल जो है ये इसकी फ्यूम्स होती है, वेपर्स होती है, और जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है और जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। तो इनकी फ्यूम से बचे, इसका स्प्रे से बचे, इसका इस्तेमाल करें, परंतु इसकी फ्यूम्स ना आने दे, और ये फ्यूम्स जो है डेफनेस भी पैदा करती है। मैं सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप साबुन से हाथ धुलेंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। और सैनिटाइजर का प्रयोग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो परफ्यूम की तरह, स्प्रे की तरह उसका इस्तेमाल ना हो, और आज के वक्त में आप परफ्यूम का भी सेवन ना करें। देखिए, तो हमारी डाइट और हमारी जीवन शैली हमारे वात पित्त कफ को, हमारी मॉर्फोलॉजी को प्रभावित करती है। वही भोजन एक के लिए औषधि का काम करता है और वही भोजन दूसरे के लिए पॉइजन। तो हमें व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा और उसके अनुरूप करना होगा। ये भी मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि 99% ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम किसको करना है। तो कोरोना से प्रिवेंशन के लिए अलग प्राणायाम है, कोरोना से प्रिवेंशन के लिए अलग आसन है, कोरोना के हो जाने के बाद लेवल 1 पे और लेवल 2 पे भी आसन बदल जाते हैं, जिनकी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो अब हम कुछ जीवन शैली के कारणों को समझते हैं, जैसे रात को देर तक जागना, लेट नाइट रहना, सोना नहीं, और 8 घंटे की नींद को पूरी ना लेना। रात्रि के 10 बजे से 2 बजे के बीच में आपकी डेल्टा ब्रेन वेव प्रोड्यूस होती है, जो फील गुड हार्मोन को रिलीज करती है, और मॉर्निंग में 3 बजे से 4 बजे के बीच में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो आप इन जो फील गुड हार्मोन है, जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको डिस्टर्ब ना करें। बहुत ऊंची आवाज, जो जिस आवाज से काम चल जाता है उससे ही काम चलाए। टेलीविजन है, कंप्यूटर को अपने शरीर के ऊपर रख करके, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको भी ध्यान दें, और जहां तक संभव हो नीली रोशनी से बचे। बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है एलईडी लाइट्स के लिए, एलईडी स्क्रीन के लिए भी, और कि सस्ती है, परंतु हर बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है कि सीधा इसकी तरफ नहीं देखे, आपकी आंखें खराब। तो एलईडी की जो लाइट है वो शरीर के लिए हानिकारक है। आवश्यकता है सस्ते की, तो आप उसका रोशनी इस तरीके से लगे कि वो सीधा आपके ऊपर ना पड़े। बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में भागीदारी भी नुकसानदेह है, और इस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचने समझने का काम, इमोशनल डिस्टर्बेंस का काम ना करें। ये वक्त है चिंता को चिंतन में बदलने का, ये वक्त है चिंता को चिंतन में बदलने का। स्ट्रेस को डिस्ट्रेस ना होने दें, यू स्ट्रेस में बदलें और सकारात्मक बन करके उसका लाभ उठाएं। आइए अब हम सबसे पहले जीवन शैली के साथ साथ डाइट की बात करें। तो हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या डाइट लेनी होगी? हमें एनिमल डाइट को अवॉइड करना, परंतु जो नॉन वेजिटेरियन है वो सीमित मात्रा में, डायबिटिक है खासतौर से, अगर डायबिटिक है तो वो अगर कीटो डाइट लेंगे उसमें एग ले सकते हैं, सैल्मन फिश ले सकते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में ले सकते हैं, तो वो उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो मैंने पहले भी कहा कि नमक का सेवन ना करें। प्लांट डाइट लें। जो क्लोरोफिल है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और क्लोरोफिल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को आपकी बढ़ाता है। जो प्लांट डाइट होती है उसमें स्टेनॉल्स होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं, और ये जो हार्मोन है ना, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, और 11 महीने के अंदर जो आपके शरीर में रूपांतरण होता है एपोप्टोसिस की वजह से, ये
आपको एक दिन में नहीं मालूम पड़ेगा, 4 हफ्ते के अंदर आपको प्लांट डाइट से आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा, आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स होने लगेगी, 11 महीने में आपको पूरा रूपांतरण होगा। जो एक्सेस फाइबर डाइट लेंगे तो एक्सेस फाइबर डाइट से क्या होता है, आपका जब फाइबर इंटेस्टाइन में जाएगा तो बाइल रिलीज होगी, तो आपको बाइल एक्सक्रीट होगा। ये बाइल जो एक्सक्रीट जो होता है ये आपका एलडीएल से बना हुआ होगा और 4 हफ्ते का समय लगेगा। सिर्फ आपकी फाइबर डाइट से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगेगा। आपको होल ग्रेन्स लेने हैं, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंजेस है, पियर है, प्रून्स है। एक प्रून्स क्या होते हैं, वो जो हज करके छुआनी लाते हैं ना, छुआरे की तरह छुआरी कहते हैं, वो होते हैं, वो बड़े लाभकारी है। और एक बात कह दूं कि जहां से भी जो प्रसाद मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के प्रसाद बनाया था। खाली नारियल के सेवन से आप निरोग रह सकते। अगर आप कच्चा नारियल, गीला नारियल, दूधी नारियल जो भी कहें, अगर चौथाई दूधी नारियल प्रतिदिन लेने लगे तो आपको इस जीवन में कभी भी अल्जाइमर्स की, पार्किंसनिज्म की परेशानी नहीं होगी। आपको कभी भी एजिंग के साथ मेमोरी लॉस नहीं होगा और जो ब्रेन के न्यूरॉन डेफनेस भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात जो है, ये दूधी नारियल या नारियल पानी आपकी बॉडी को एल्कलाइन करता है। एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस जो रेप्लिकेट करता है उसकी ऑप्टिमम पीएच 5.5 है। तो अगर हम बॉडी की पीएच को, ब्लड की पीएच फिक्स है, 7 से 7.4 रहती है, आप उसको चेंज नहीं करते, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से गवर्न होती है, होम्योस्टेसिस से होती है। तो आप जो है नारियल पानी से, पाइनएप्पल जूस से आप अपनी बॉडी की पीएच को अल्कलाइन कर सकते हैं। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय स्प्राउट पे, अंकुरित पे, जिसको वो अमृताहार की श्रेणी में कहते हैं, के द्वारा आप अपनी बॉडी की पीएच को अल्कलाइन कर सकते हैं। स्पिनच है, धनिया है, धनिया अमृत है। धनिया को इसीलिए, और आप देखेंगे कि हम लोगों की क्या प्रथा है कि हम धनिये को ऊपर से छिड़कते हैं, हरे धनिये के पत्ते को हम छिड़कते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जैसे ही आप प्रोटीन को लेते हैं तो वो कोएगुलेट हो जाती है, उसका एंजाइम एक्शन खत्म हो जाता है। प्रोटीन प्रोटीन रहती है परंतु जो उसमें एंजाइम एक्शन है वो खत्म हो जाता है। 40 साल की आयु के बाद आपकी बॉडी में एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसकी वजह से आपको ओबेसिटी होती है, आपके मॉलिक्यूल्स मोटे रह जाते हैं, आपको फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम होती है, आपकी इम्यून पावर कम हो जाती है। तो क्या करना है, आपको 30 to 40% जो है आपको रॉ वेजिटेबल लेनी है। आप रॉ चबाना नहीं चाहते हैं, जब अगर चबाते हैं ना तो वो ओरल कैविटी में नाइट्राइट बन जाती है और इस प्रकार वो बॉडी में जाकर के आपके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड को कैसे इस्तेमाल करके कोरोना से हम मुक्त हो सकते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को शरीर में बनाना मैं बता ही देता हूं। 2004 में जब कोरोना इन्फेक्शन हुआ था तब ये रिसर्च में पाया गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड से अगर आप सप्लीमेंट करते हैं तो कोरोना वायरस की ग्रोथ रुक जाती है। अब बात आती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है क्या। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल है, इस पे रिसर्च हुई थी और इसको मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर कहा गया था। ये पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, आपके एपोप्टोसिस को, आपके टेलोमियर के रिकंस्ट्रक्शन को, आपके एटीपी के रिलीज को, सबको संचालित करता है। तो और ये पैदा कब होता है, आपकी ब्लड वेसल्स में, आपके साइनसेस में, आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से ये पता बनता है। परंतु जब आप हमिंग करते हैं, जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं तो इसका प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ जाता है। और यही भेद है जो हम भ्रामरी इस्तेमाल करते हैं। भ्रामरी को करने से आपकी जो है कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाता है।
ये रिसर्च से प्रूव्ड है, और ये भी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च से प्रूव्ड है कि हमिंग के द्वारा, भ्रामरी के द्वारा, ओम के उच्चारण के द्वारा आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और हम क्या क्या ले सकते हैं? हम चुकंदर ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, साइट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, अनार बहुत लाभकारी है, नट्स है, बादाम है, अखरोट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अखरोट की एक खास महत्ता क्या है, इसमें फाइबर कंटेंट के साथ साथ जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। अखरोट और बादाम दो ऐसे हैं जिनमें आपके फाइबर कंटेंट बहुत कम है, सॉरी ग्लूकोज कंटेंट बहुत कम है, शुगर कंटेंट बहुत कम है। तो जिनको कीटो डाइट लेनी है, जो डायबिटिक है, जो इस वक्त में जिनको बदलाव की आवश्यकता है, वो इन सबको ले सकते हैं। वाटरमेलन अमृत की तरह काम करता है। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, जिनको इस कोरोना वायरस में खतरा ज्यादा है। तो उस खतरे को के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? जो नॉन वेजिटेरियन है वो सी फूड ले सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स जो है, जैसे आपका कॉलीफ्लावर है, आपका कैबेज है, आपका कुकम्बर है, आपका लौकी है, आपका स्पिनच है, धनिया है, इन सब का सेवन कर सकते हैं। एक बात बता दूं, चीज जो है ना, चीज के सेवन से आपका जो डेयरी प्रोडक्ट में आता है चीज, उसके क्योंकि उसमें फैट ही फैट होता है, और जब फैट आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपके शुगर लेवल को ऑप्टिमाइज करता है, और जब शुगर का लेवल ऑप्टिमाइज होगा और आपका शुगर कंट्रोल होगा तो आपके शरीर में इंफेक्शन नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कि बॉइल्ड एग, जो होल एग है, वो आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि जो वेजिटेरियन है वो एग का सेवन करें, परंतु जो लेते हैं उनको कोरोना से इन्फेक्शन बचने के लिए, अपने शुगर लेवल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने वेट रिडक्शन के लिए, ये जो एथलीट होते हैं ना, जो कीटो डाइट बताते हैं, वो सब कहते हैं कि एग लेना चाहिए, परंतु हमारे हर पूजा में इस्तेमाल होता है, हमारी हर प्रसाद में हमें मिलता है कोकोनट। आप सिर्फ 2 चम्मच कोकोनट ऑयल प्रातः खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए, 1 महीने के अंदर आपकी बैली 1 इंच कम हो जाएगी, और आपका 6 हफ्ते के अंदर आपका शुगर कंट्रोल। मेरे कहने से चौथाई दूधी नारियल 4 हफ्ते खा के तो देखिए, आप धनिया लेके तो देखिए, आप पालक लेके तो देखिए, मिक्सी में लीजिए, पाइनएप्पल लीजिए, धनिया लीजिए, पालक लीजिए, और इसकी स्मूदी बना करके आप 1 गिलास प्रातः लेना शुरू कर दीजिए। हाँ, फलों का सेवन आपकी कीटो डाइट के साथ बहुत ज्यादा नहीं लेना है। डायबिटिक को फ्रूट्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में लेने होते हैं। आप वेजिटेबल्स जितनी चाहे ले सकते हैं, ओलिव ले सकते हैं। अच्छा, ग्रीन टी बगैर चीनी वाली, बगैर शक्कर वाली, आपके शुगर को कंट्रोल करती है, आपको मूड एलिवेशन करती है, और कॉफी तो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा करके आपके शुगर को भी कम कर देती है। तो आप थोड़ी सी मात्रा में चाहे तो जो घरेलू शहद होता है, जो प्रोसेस नहीं होता है, और एक बात समझ ले कि आयुर्वेद में कहा गया है, जैसे चाइनीज फूड में पका देते हैं ना हनी को, शहद को, आपने अगर शहद को गर्म कर दिया तो वो हानिकारक हो जाएगा। तो आपको अगर शहद मिलाना है चीनी में, कॉफी में, दूध में, तो वो आप जब पीने में उस वक्त मिलाइएगा। डार्क चॉकलेट और कोकोआ भी आपको बहुत लाभकारी है। अब हमने बात कर ली डाइट की, अब हम समझते हैं कि योग का क्या कहना है, योग में हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो योग में अब आप समझिए कि एक स्टेज है प्रिवेंशन वाली, या आपको जब डाउट हो रहा है कि मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपके जो चैलेंजिंग, वार्मिंग, विग्रस वाले आसन है ना, वो करने होंगे। कैसे करना होगा? शलभासन करना होगा, उष्ट आसन करना होगा, हेड स्टैंड करना होगा, कोबरा करना होगा, धनुरासन करना होगा, सेतु बंद करना होगा, और सूर्य नमस्कार करना होगा। कपाल भाती जादू करेगा।
1 मिनट में 100 बार करके आप 10 मिनट तक आराम से, मैं 67 ईयर्स की एज में 10 मिनट कपालभाति प्रतिदिन करता हूं। भस्त्रिका कर सकते हैं, सूर्य भेदा प्राणायाम। सूर्य भेदा प्राणायाम के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो पिंगला नाड़ी है ना, आप कैसे याद रखेंगे? पिंगला मीन्स पिघल जाए, पिघलेगा कब? जब गर्म होगा। तो आपकी दाहिनी नाड़ी जो है ये सूर्य नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है। इससे आप जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो ये सूर्य भेदा प्राणायाम होगा। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, आपकी जो डिफेंस पावर है, आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी, और आपका जो कोरोना वायरस है वो बॉडी के स्टिमुलेशन की वजह से, सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसी कड़ी में आप उज्जयी ब्रेथ कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस कंडीशन में क्या क्या नहीं करना है, वो आपको जो अगले आसन आएंगे वो आपको समझना है कि वो आपको अब नहीं करने हैं। इसलिए मैं रिपीटिशन की, समय की कमी की वजह से उस पर अधिक नहीं बता रहा हूं। देखिए, मैंने बताया कि जब भी बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, आप एक बात समझ लीजिए, कफ जो है आपकी बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटी करता है, आपका पित्त जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, और जो वात है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी करता है। इसलिए जब शरीर का कमजोर होने लगता है, शरीर जब आपका डिसइंटीग्रेट होने लगता है, तो 50 ईयर्स की एज के बाद हर व्यक्ति वात प्रधान होने लगता है। तो वात जो है, और जो वात शामक है, अगर आप उनको ले लेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। और जो वात के लिए जो आसन है वो आप करेंगे। वात कहाँ पर होता है? आपके पेल्विक गडल। पेल्विक गडल में होने की वजह से विरेचन जो है, आपकी जो लेग्जेटिव है, आपका एनिमा जो वस्ती है, वो जादू करता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बावल क्लियर कर लीजिए, आप एनिमा ले लीजिए, आपको कोरोना इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है। और उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? कटी चक्र चारण भस्त्रिका कर सकते हैं, हम जो है ताड़ासन कर सकते हैं, वीरभद्र आसन कर सकते हैं, वृक्ष आसन कर सकते हैं जो मेरा प्रिय है, पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं, स्वप्न वीरासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, मंडूक आसन कर सकते हैं, परंतु हमें पद्मासन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, और जो जादू करेगा वो योग निद्रा कर सकते हैं। ध्यान दें, हमें सैल्यूटेशन नहीं करना है, सर्वांगासन नहीं करना है, हलासन नहीं करना है, ये हमारे लिए हानिकारक है। मैं वापस भगवत गीता की तरफ लौट के आता हूँ। भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में क्या कहा है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषु चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारणो यतेन्द्रिय मनोबुधिर मुनिर्मोक्ष परायणा विद्वेक्षा भय क्रोधो या सदा मुक्त एवं स। यानी कि बाहर के भोगों से अपने मन को हटा करके भावों के मध्य में अजना चक्र पर संभवी दृष्टि में ध्यान को लगाएं, सांस को प्राणायाम के द्वारा सीमित करें, सम करें, और मन से हर भाव को निकाल करके मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें, और यकीन माने कि आप हर भय से मुक्त हो जाइए और आप स्वस्थ रहेंगे। भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में इसकी फिर आगे चर्चा करी है। यथा प्रकाशयति ये कह कृत्सनम लोक मिमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सनम प्रकाशयति भारत। आप जब यहाँ पे जो मेडिटेशन करेंगे और डस्टी ब्राउन कलर की लाइट देख पाएंगे। डस्टी ब्राउन कलर क्यों लाइट कह रहा हूँ? डस्टी ब्राउन कलर है हमारे पीनियल ग्लैंड का, और जब अजना चक्र पर हम मॉडर्न मेडिसिन वाले कहते हैं पीनियल ग्लैंड हमारी जागृत होती है। पीनियल ग्लैंड के जागने से, इसको स्टिमुलेट होने से हमारी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेट होती है और हमारे हार्मोनल बैलेंस होता है। तो जब हम अजना चक्र पर ध्यान करेंगे तो हमें डस्टी ब्राउन कलर की लाइट दिखाई देगी, और जब ये लाइट दिखाई देगी
तो हम अल्फा टू डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में चले जाएंगे। और जब हम डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में चले जाएंगे तो हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन होगा, हमारे दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर काम करेंगे, और जो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, हमारी याददाश्त की क्षमता बढ़ेगी, हमारी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी, और हमारे फील गुड हार्मोन रिलीज होकर के हमारी एपोप्टोसिस रेगुलेट होगी, और 11 महीने के अंदर हमारे शरीर में रूपांतरण होगा। एक बात कहना चाहता हूँ, चमत्कार क्या होता है? चमत्कार वो शब्द है जिसको हम अपनी साइंस से, हम अपनी बुद्धि से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज से 5000 साल पहले पुष्पक विमान था ना, तब हम उसको एक कहानी मानते थे। आज जो हमारे चांद पे हमारा जा रहा है, सैटेलाइट जा रहा है, हम उसको एक्सेप्ट करते। तो जिसको विज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वो हम चमत्कार कहते हैं। और ये चमत्कार कब होता है? जब हम डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं, हम इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ जाती है। हम यहाँ बैठे हुए आंखें बंद करके भी देख सकते हैं डॉक्टर मिश्रा के मन में क्या भाव है, डॉक्टर विनोद कश्यप जी के क्या मन में भाव है। तो ये हम अजना चक्र पर ध्यान करते हुए देख सकते हैं। भगवान कृष्ण ने इसको स्पेसिफाई करते हुए 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है? मयि एव मन अधात्सव मय बुद्धिम निवेश है, निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। मेरे मन में मुझे धारण करते हुए तुम मेरा ध्यान लगाओ, तुम अजना चक्र पर जाओ, तुमको सब कुछ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप प्रयास करोगे, आप डेल्टा ब्रेन वेव में जाओगे, आपको सबकी प्राप्ति होगी। परंतु अगले ही श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अथ चित्तम समाधातुम न शनकोसी मैं स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो मम इच्छा आप तुम धनंजय। हे मित्र, अगर तुम अजना चक्र पर ध्यान लगाने में, अपने आप को एक चित्त करने में कामयाब नहीं हो, आप सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास करो। निरंतर योग का, प्राणायाम का अभ्यास करके आप अल्फा ब्रेन वेव में जा सकते हो। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि ने क्या कहा। सबसे पहली बात उन्होंने कही अथ योगा अनुशासन। पहली लाइन में ही उन्होंने कह दिया नियमित शैली, जीवन शैली को नियमित कर लो, कोरोना वायरस दूर भाग गया। दूसरी श्लोक में उन्होंने कहा है योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि आप चित्त की वृत्तियों का निरोध करें, अपने इंद्रियों पे काबू पाएं अपने ग्रह में जाकर के, और आप अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जाएंगे। 34वें श्लोक में महर्षि पतंजलि ने कहा है प्रशद्र विथारभ्याम व प्राणस्य, यानी कि जब भी आप कुंभक में जाएंगे, रेचक या पूरक में कहीं भी अपनी सांस को रोक लेंगे, उस वक्त आपकी बॉडी की वेगल टोन बढ़ेगी, और वेगल टोन बढ़ने की वजह से आप अल्फा ब्रेन स्टेट में जाएंगे। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, आपका कोर्टिसोल लेवल कम होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, आपकी बॉडी में निरोग हो जाएगा। इसी कड़ी में महर्षि पतंजलि ने कहा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है प्राणायाम, यानी कि सांस की गति का विच्छेद कर दो तो प्राणायाम हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया है कि 1 से 10 तक गिनते हुए सांस को अंदर भरो, 1 से 40 तक सांस को रोक के रखो, और 1 से 20 तक गिनते हुए सांस को बाहर निकालो। और महेश योगी कहते हैं कि जितना लंबा आप वायु कुंभक कर लोगे, जितना बड़ा आप सांस को बाहर रोक लोगे, उतना उड्डयन बंद लग जाएगा, उतना शरीर हल्का हो जाएगा, उतने शरीर से आपके टॉक्सिन ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। महर्षि पतंजलि ने कहा ततचीते प्रकाश वर्णम, यानी कि इस स्थिति में आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और आपको सबकी प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की क्रिया की। ये भ्रामरी प्राणायाम हमें कैसे करना है? हम अक्सर क्या गलती करते हैं, हम चेस्ट में ब्रीदिंग करते हैं। नहीं, हमें पहले पेट पे सांस भरनी है, दूसरी कड़ी में, तीसरी में कंधों को चौड़ा करना है, और फिर सांस को थोड़ी देर रोक ले करके भ्रामरी करनी है। हम इसको 4 कड़ी में करेंगे।
दूसरी कड़ी में हम भ्रामरी प्राणायाम के साथ साथ हम शून्य मुद्रा को करेंगे। शून्य मुद्रा में आपको कमांड देनी होगी, विजुअलाइज करना होगा कि सब कुछ शून्य हो गया है, कहीं कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट, पीठ गर्दन सीधी, आनंद का भाव। जीभ को तालू पे लगाकर खिचड़ी मुद्रा बनाएं। जब आप जीभ को तालू पे लगाकर खिचड़ी मुद्रा बनाते हैं और भ्रामरी करते हैं तो ये अंदोली मुद्रा बन जाती है। और अंदोली मुद्रा के लिए घिरन संहिता में कहा गया है कि सारे पाप धुल जाते हैं, सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं। क्यों? एक बात और भी है, प्राणिक हीलिंग में कहा गया है कि जब आप खिचड़ी जीभ को तालू पे लगाते हैं तो आपका जो है ब्रह्म चक्र जागृत होता है और उससे 203 बीमारियां ठीक होती है। यही चीज हदीस में भी कही गई है कि जीभ को तालू पे लगाने से, रिसाइट करने से 79 बीमारियां उन्होंने कहा है ठीक होती है। तो क्या करना है? जीभ को तालू से लगाना है, जबड़ा ढीला, गाल फुला के और शून्य मुद्रा में जाते हुए, मुस्कुराते हुए आप भ्रामरी करेंगे। इस वक्त आप कमांड देंगे कि देखिए, योग में कमांड देना और उसको विजुअलाइज देना, साकार होते हुए देखना बहुत आवश्यक है। अगर आप साकार होता हुआ नहीं देखेंगे, कमांड नहीं देंगे, तो फिर योग जिम रह जाएगा, ठीक है ना, आसन रह जाएगा खाली। तो क्या करना है? इस बार कमांड देंगे, ओम अब 2 बार भ्रामरी करेंगे। मैं पूरी भ्रामरी नहीं करूंगा, मैं कमांड दे करके प्रारंभ करके छोड़ दूंगा, आपको कमांड दूंगा, आप मेरे साथ 2 बार भ्रामरी करेंगे और मैं जो कमांड दूंगा उसको साकार होता हुआ देखेंगे। ये एक तरीके का भ्रामरी और मेडिटेशन। आइए शून्य मुद्रा में बैठेंगे, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट, असीमित आनंद का भाव। ओम भ्रामरी करते जाएं, अपने चारों तरफ एक आभा मंडल महसूस करें, पूरे शरीर को एनर्जाइज होता हुआ देखें, विजुअलाइज करें मेरी हर कोशिका ऊर्जा से भर गई है, मैं असीमित ऊर्जा से भर गया हूँ। अपने चारों तरफ एक आभा मंडल देखें, अपना ओज बढ़ा हुआ देखें, एक आभा मंडल को महसूस करें। हल्की सी आंखें बंद, अजना चक्र पर ध्यान, चेहरे पे मुस्कुराहट, सांस को बाहर ही रोक, ब्रेन से कमांड करें, विजुअलाइज करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। असीमित आनंद को महसूस करें, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। एक बार, अंतिम बार और करेंगे। ओम भ्रामरी करते रहें, पूरे शरीर को ओजपूर्ण होता हुआ देखें, बाउंडलेस एनर्जी देखें, हर ऑर्गन, हर सेल को सजीव होता हुआ, चार्ज होता हुआ देखें। आप असीमित ऊर्जा से भर गए हैं। अपने चारों तरफ आभा मंडल देखें, कमांड दें, पूरा शरीर ओजपूर्ण होता जा रहा है, पूरा शरीर ओजपूर्ण होता जा रहा है। इस ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए सांस को बाहर रोक लें, ब्रेन को कमांडें, विजुअलाइज करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ। असीमित आनंद को महसूस करें, असीमित आनंद को महसूस करें। अजना चक्र पर ध्यान करते हुए अपने अंदर खो जाए, शून्य में खो जाए, यथासंभव सांस बाहर रुकी भी, कमांड दे, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। इति ते ज्ञानम ख्यातम गुह्यात् गुहितरम मया, विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।
जो मेरे समझ में आया, जो मैं बता सकता था, मैंने आपको बताया। आप अपने अनुभव के आधार पर जैसा उचित समझे उसको स्वीकार करें, अपने जीवन में लाएं। मैं आपकी सुख, शांति, प्रसन्नता, असीमित आनंद की कामना करता हूँ। आइए एक बार बोले, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तनया साहब। आपने योग के बारे में पूरा, उनके आसन, प्राणायाम और कोरोना में प्राणायाम का कितना बड़ा महत्व है, जी जी। किस प्राणायाम का किस प्रकार से महत्व है, वो आपने पूरी व्याख्या उसकी की। और साथ में श्रीमद् भगवत गीता के पूरे श्लोक, जहां जहां आवश्यकता है आज के परिवेश में, जैसे कोरोना के, वो आपने बहुत सुंदर ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण किया। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र, उनकी व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से करी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आहार, आज के युग में इस बीमारी के लिए आहार का बहुत बड़ा महत्व है। ये जानकारी अगर प्रत्येक व्यक्ति को हो जाए तो कोरोना से बचाव में और कोरोना होने के बाद भी हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। आपने बहुत सुंदर व्याख्यान बताया उसके बारे में। आपने नाइट्रिक एसिड में किस प्रकार से आवश्यकता है, कौन कौन से प्राकृतिक जैसे चुकंदर है, गार्लिक है, और आपने धनिया का बहुत सुंदर बताया। और सबसे अच्छा बताया आपने कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट अगर प्रॉपर ली जाए तो कोरोना तो है ही, इसके अलावा और बहुत से रोगों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने इतने सुंदर ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण किया। आपका अनुभव तो हम सब, पूरा देश जानता है आपका अनुभव। आप और विदेशों में आपके जिस प्रकार से व्याख्यान होते हैं, पूरा विश्व आपको आमंत्रित कर रहा है। आपके अनुभव के आधार पर आप जाते रहते हैं। और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को आप लगातार अपने समय समय पर अपने आप गाइडेंस देते रहते हैं। आप आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के श्रेणी फाइनेंस कमेटी के सदस्य भी हैं, गवर्निंग बॉडी कमेटी के सदस्य भी हैं। और हमें गर्व है सर, हम आपके, आप जैसे व्यक्तित्व का हमें समय समय मार्गदर्शन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे गर्व है कि मुझे आईएनओ ने अपने साथ जोड़ा है। आईएनओ एक ऐसा बड़ा संगठन है जो राष्ट्र के लिए बहुत बहुत बड़ा काम कर रहा है। चाहे आनंद बिरादर जी हो, चाहे आप विनोद कश्यप जी हो, चाहे मिश्रा जी हो, आप लोग बहुत बहुत काम कर रहे हैं। और इस वर्ष जो इस कठिन परिस्थितियों में 21 जून को आपने पूरे भारतवर्ष में योग कराया है डिस्टेंस के द्वारा, ये एक अनुकरणीय प्रयास है। और बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर M.K. तनेजा जी को हृदय की अंतःचेतना से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपके सारगर्भित ज्ञानप्रद इस लेक्चर से निश्चित रूप से ये हम वीडियो अपने YouTube पर भी डालेंगे। अभी जितने लोग इससे जुड़े हैं उनको तो लाभ होगा ही, लेकिन ये जो वैज्ञानिक तरीका, एक जो दर्शन शास्त्र को जानता है, योग को जानता है, लेकिन विज्ञान को वो शायद उतना नहीं जान पाता है कि वैज्ञानिक कारण क्या हैं। अगर कोई बीच में पूछ लेता है कि इसके करने से क्या होता है, तो शायद वो ज्ञान अधूरा रह जाता है। लेकिन आपने उस ज्ञान को पूरा करते हुए उसकी पूर्ति को और बहुत ही अच्छे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से इस ज्ञान को प्रस्तुत किया। श्रीमद् भगवत गीता, पतंजलि सूत्र, विज्ञान का ये जो अनुपम समन्वय आपने रखा, वो अति विशिष्ट है हमारे लिए, अप्रतिम है, बहुत सुंदर रहा आपका भाषण ओजपूर्ण वाणी से। और जो हमारी डिवाइन साइंस है,
उसको जो आपने गहनता के साथ स्पर्श किया और उसके ज्ञान का जो आपने प्रस्फुटन किया हम सभी के मध्य में, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर एम के तनेजा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया डॉक्टर विनोद कश्यप जी के लेक्चर में जो ये सत्र होगा उसकी अध्यक्षता आप स्वीकार करें और डॉक्टर विनोद कश्यप जी को आप आमंत्रित करें कि वो अपने व्याख्यान को हम लोगों के मध्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर तनेजा जी, ओवर टू यू। मैं आमंत्रित करता हूं विनोद कश्यप जी को। मैं विनोद कश्यप जी के लिए दो बातें कहना चाहूंगा। एक पहली बात तो ये एक्यूप्रेशर और योग का बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं। जीवन शैली में कैसे इसको अपनाया जाए, कैसे एक साधारण सी एक डाइट में छोटा सा क्या चेंज करके आप एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं, कैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। और समाज में जो नेचुरोपैथी है, नेचर के अनुकूल होना, ये सिखाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, इनके भाव, इनकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत बड़ी है। और मैं समझता हूँ कि जो पूरे भारतवर्ष में योग वालों को, नेचुरोपैथियों वाली को जोड़े है इन लोगों ने, तो उसमें विनोद कश्यप जी का बहुत बहुत सक्रिय भूमिका है। और इनकी जो पॉजिटिविटी है, इनकी जो क्रिएटिविटी है, जिसकी वजह से लोग आयनों से जुड़ते हैं, मैं उसके लिए इनका साधुवाद देता हूं। और समय को समझते हुए कि समय कम है, मैं आमंत्रित करता हूं विनोद कश्यप जी को कि वो अपना व्याख्यान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तनेजा सर। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, अच्छी आ रही है। थैंक यू। तो आज का जो हमारा विषय है, जिस थीम को लेकर हम चल रहे हैं, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, इसमें पूरी तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूट ऑफ योगिक साइंसेस है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है कि 2019 में मार्च में हमने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ किया था, उस समय यूनिवर्सिटी के सभी जितने भी स्टाफ, स्टूडेंट, और सबसे बड़ा सहयोग मिला हमें प्रोफेसर एस मिश्रा जी का, कि आपने ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ करी और एक सफल राष्ट्रीय सेमिनार करके सभी स्पीकर्स वहाँ आमंत्रित किए गए। और बहुत बड़ा मैं आभार मानूंगा हमारे लिए वाइस चांसलर सर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी का, जिन्होंने हमारे उस आग्रह को, हमारा एक ऐसा विचार बना कि एक बड़ी सेमिनार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में नेचुरोपैथी योग पर की जाए। और उसके लिए मैंने ईमेल किया। ईमेल को डॉक्टर मनोज दीक्षित जी ने हमारे एस मिश्रा जी के पास फॉरवर्ड किया। मिश्रा जी ने तुरंत उसका रिस्पॉन्स किया और हमारी मीटिंग हुई और उसके बाद वो योजना बन गई। बहुत बढ़िया। तो एक इतनी बड़ी नेशनल सेमिनार के बाद, सेमिनार के बाद तुरंत उसका रिस्पांस पूरे देश को मिला। पूरे देश से मेरे ख्याल से 18 राज्यों से वहां पे सभी डेलीगेट्स उपस्थित थे। और उसमें सबसे जो पॉजिटिव बात थी कि हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेमिनार कर रहे हैं, और उस सेमिनार में हमारे जो भी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं उनको भोजन किस प्रकार का मिले, इसका आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। वहाँ पे आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैं बहुत आभार मानूंगा कि आपका हमें उनका समय समय पर उसमें मिलता रहा। तो ओवरऑल आज की इस इंटरनेशनल सेमिनार में मैं पुनः प्रोफेसर
एस मिश्रा जी का आभार व्यक्त करते हुए ना आज का ये सत्र आरंभ करता हूँ। विषय है हमारा लेटेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ योगा एंड होलिस्टिक हेल्थ, कोविड-19 एंड बियॉन्ड। जैसे विषय से ये स्पष्ट है कि आज के परिवेश में पिछले 6 महीने, क्या बोले 7 महीने, तो नवंबर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अपने भारत में पहुंचते पहुंचते ये फरवरी में पहुंच चुका था। पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना ने अपना, मैं से बोलूंगा, आतंक मचाया, पूरे विश्व में आतंक मचाया। WHO की पकड़ पूरी ढंग से नहीं हो पाई, लेकिन WHO के गाइडेंस को WHO के सभी मेंबर्स ने पूरी तरह से पालन किया, उसको पालन किया। और उसी प्रकार से जो प्रक्रियाएं चली, जिसमें लॉकडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब उसी प्रक्रियाओं का एक भाग था। और ये होते होते स्थिति ये है कि जो मैंने अभी कल सुबह के जो आंकड़े मैंने देखे, उसमें इस समय नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। हमारे देश में अगर बोले तो महाराष्ट्र है, और नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे दिल्ली है, नंबर 4 पे गुजरात है, नंबर 5 पे उत्तर प्रदेश है। लेकिन हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में टोटल जो संख्या है कोरोना संक्रमित रोगियों की, वो है लगभग 9 करोड़। 9 करोड़ रोगियों में से 4,61,715 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई। और अब हम बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो मृत्यु और सबसे ज्यादा जो रोगी जो मिले, वो हमें मिले देखने को अमेरिका में। अमेरिका में 23,56,665 रोगी, यानी केस उनको मिले जो डायग्नोज किए गए। और वहां पे कल का जो आंकड़ा था उसके अनुसार 1,22,247 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है फिर ब्राजील का, थर्ड नंबर ब्रिटेन का, फ्रांस का, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस रोग के लिए आज तक मतलब प्रयास तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उस प्रयास में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े देश अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ना तो उसके लिए कोई मेडिसिन तैयार कर सके, ना कोई वैक्सीन। वैक्सीन पे रिसर्च चल रहा है, मेडिसिन पे रिसर्च चल रहा है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि शुरू में हमें बताया गया कि इस बीमारी के लिए हाइड्रोक्सीक्विनोलिन नाम की मेडिसिन, ये कोरोना पे बहुत अच्छा काम करती है। तो लोगों ने क्या किया, मतलब अमेरिका जैसे देश ने भारत से आग्रह किया कि आप हमें हाइड्रोक्सीक्विनोलिन मेडिसिन की कुछ मात्रा हमें भेज दीजिए। भारत की, हमारे देश की तरफ से अमेरिका और अन्य देशों को उस मेडिसिन की सप्लाई की। फिर पता लगा कि वो मेडिसिन भी काम नहीं कर रही। अब क्या करें? तो उनको लगा ऐसा करते हैं कि इसके अलावा दूसरा को तरीका लगा क्या, कि प्लाज्मा थेरेपी, कि हम प्लाज्मा थेरेपी बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तैयार हो जाती है उस रोगी से, उसको लेके और दूसरे जो बीमार रोगी को उसका वो डोज दी जाती है प्लाज्मा की, उससे वो रोगी में कुछ अच्छे रिजल्ट ऐसा आएंगे, ऐसा लगा। लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं रहा। और अभी लेटेस्ट जो आया, लेटेस्ट क्या आया कि डेक्सामेथासोन, एक लाइफ सेविंग ड्रग, अभी उसका यूज कर रहे हैं डेक्सामेथासोन का। और इसमें मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी। अभी कल के जो हेल्थ बुलेटिन में उनके बारे में पता लगा कि उन्हें
प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उससे उनको रिकवरी थोड़ा सा रिकवरी हुई। ये भी पूरा देखा जाए तो एक कंप्लीट नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्योंकि मैं थोड़ा सा लीक से अलग हटके कोरोना के बारे में बहुत कुछ देश में चल रहा है, आप सभी लोग पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि एक रोग जिसको कोविड-19 नाम दिया गया, वुहान से पैदा होता है, यानी चीन के वुहान शहर से पैदा होता है, और चीन के किसी भी प्रांत में नहीं मिलता। चीन के बगल में मंगोलिया देश है, वहां नहीं पहुंचता, वो सीधा पहुंचता है अमेरिका, सीधा पहुंचता इटली, सीधा पहुंचता है फ्रांस, ब्रिटेन। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लगती है। आज तक के इतिहास में हम लोग जो बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग या कोई बड़े, ऐसी वैश्विक स्तर की महामारी हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली। WHO का प्रयास हो गया, सभी बड़े देशों का प्रयास हो गया, लेकिन भारत 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 में और चीन में कुछ समानताएं। भारत में हजारों साल पुराना आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां, जिसके द्वारा गंभीर से गंभीर रोगों का भी इलाज बहुत सरलता से यहाँ किया जाता रहा था। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन का जो समय है वो लगभग 250-300 वर्ष का पुराना है इनका इतिहास। तो उससे पहले क्या लोग बीमार नहीं होते थे? यदि बीमार होते तो ठीक किस प्रकार से होते थे? ठीक इसी प्रकार से चाइना, चीन में भी चीन के लोग अपनी पारंपरिक जो उनकी पद्धतियां हैं, हर्ब्स है, जड़ी बूटी है, उनका प्रयोग सभी रोगों में करते हैं और इसी कारण से वो स्वस्थ रहते हैं। फिर भी आप देखेंगे कि एक मांसाहारी देश होते हुए भी चीन में इतने कम समय में कोरोना को कैसे काबू कर लिया, ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है चीन को। अब दूसरा बात है कि कुछ सवाल इस पे भी उठते हैं कि जो टेस्टिंग किट है, अभी कुछ जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज में देखा भी होगा, अचानक किसी लैब के बारे में ऐसा मिला कि उसके यहाँ, जैसे नोएडा का केस अभी रिसेंट बता रहे हैं आपको, नोएडा में एक लैब से लगभग 75 लोगों के टेस्ट किए गए और 75 to 75 पॉजिटिव। उसके आधार पर उन लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया, उनके साथ रखा गया जो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव थे। जब दोबारा टेस्ट किया गया तो टेस्ट दूसरी लैब से किया तो टेस्ट नेगेटिव आया, तीसरी बार किया फिर नेगेटिव आया। अल्टीमेटली उन लोगों को वापस अपने घर पे भेजा गया क्वारंटाइन के लिए। लेकिन एक डर ये रहा कि वो लोग कोरोना पेशेंट के साथ में रह के आए हैं, कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसे 2-3 केस अभी और देखने को मिले। तो एक सवाल टेस्टिंग किट पे भी होता है, हम इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे। अब कोरोना हो गया, इसमें अब क्या करेंगे? टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब क्या करें? तो सरकारी या मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे रोगियों को आइसोलेशन में रखा जाता है, क्योंकि आइसोलेशन में रखने के बाद उनके जो पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार, क्योंकि कोरोना के लिए कोई अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, तो क्या करेंगे? केवल दिन में 2 या 3 बार उनके ब्लड प्रेशर, उनका ऑक्सीजन बॉडी ब्लड का ऑक्सीजन लेवल, ये सब टेस्ट किया जाता है। लेकिन जिस केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा खांसी है या स्निकस है, उस केस में अवस्था पड़ सकती है वेंटिलेटर की। तो क्या इतनी वेंटिलेटर हमारे पास हैं? नहीं। तो
इसमें हमें क्या करना है? अब घूम फिर के हम वापस अपने पारंपरिक सिस्टम पे आते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में पुरानी परंपरा रही है, कभी भी ऐसी महामारी के समय में हमें क्या क्या लेना है, ऐसा हमारे घर के बुजुर्ग बड़े बूढ़े जो बताते थे कि कभी ऐसा मौसम का बुखार, उनके अनुसार ये बुखार है, इसको नाम हमने कोविड दिया है, लेकिन उनके हिसाब से एक वायरस वायरस का समय अपने आप ही 7 दिन 14 दिन में वायरस चला जाता है। देखिए ये ऐसा वायरस है जो जाने का नाम नहीं ले रहा और पूरे विश्व में एक साथ फैल गया। तो हम क्या करते हैं अपने घरों में, मुलेठी, चिरायता, कच्ची हल्दी, सौंठ, लौंग, इन सब का तुलसी, इन सब का काढ़ा बना के देते हैं और उससे जो जैसे भी मौसम की बीमारियां वो ठीक हो जाती हैं। तो आप इस समय भी जो आयुष काढ़ा है, उस आयुष काढ़े में भी ये सब चीजें उसमें पड़ी हैं और उसके कारण बहुत से क्या हजारों लोग उससे ठीक हो रहे हैं। अभी देखने में क्या आ रहा है कि बहुत से लोग अगर उनको जुकाम बुखार हो भी गया है तो उस चीज की चर्चा पड़ोस में या किसी से करते नहीं है, घर में ही रह के ठीक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, बाई चांस वो कोविड पॉजिटिव निकल गया तो उसके बाद उसको तो लेके जाएंगे ही आइसोलेशन सेंटर में, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर देंगे। क्वारंटाइन करने के बाद ये रोग ऐसा हो गया जैसे किसी को अछूत मानते हैं, तो गांव देहात में बोलते हैं ना वो अछूत है, उसको वहां से नहीं जाना, उसको नहीं मिलना, तो पूरा समाज उसको ऐसे देखता है जैसे ये अछूत हो गया, लोग उस घर के आसपास निकलने से डरते हैं। ऐसी मानसिकता पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व में फैल चुकी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि मैं जो चर्चा में जो कर रहा हूँ वो सारी बातें प्रैक्टिकल वाली बात कर रहा हूँ। मैं अध्ययन पुस्तकों का पुराना क्या है वो सब करते हुए, लेकिन जो प्रैक्टिकल इस समय समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है, विश्व में चल रहा है, मैं उसकी बात करता हूँ। क्या करेंगे भय के माहौल में, क्योंकि पूरा एक माहौल भय का बना दिया गया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? आप लोगों को याद होगा तो मार्च से लेकर अभी तक, आज तक, अगर ये चाइना का अभी जो लद्दाख वाला केस नहीं हुआ तो इसके पीछे का आप देखेंगे पूरा समय है। अगर आप सुबह टेलीविजन खोलते हैं, दोपहर में खोलते हैं, शाम को खोलते हैं या रात में खोलते हैं, आपको हर समय केवल कोरोना, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने, जो शुरू में आपको याद होगा जब वहां के जो मीडिया का जो चाइना में मीडिया का दिखाया जाता था यहाँ इंडिया टीवी, इंडिया के जो चैनल्स के अंदर, हमारे भारत के चैनल्स के अंदर, तो आपने कुछ केस आपको याद होंगे कि वहां पे बहुत बड़े स्तर पर चमगादड़ या फिर जानवर दिखाए थे जिसको खा के वो कोरोना हुआ, और उसके बाद दिखाते थे कि कोई व्यक्ति जो जा रहा था या खड़ा था वो खड़े खड़े गिर गया। तो ऐसे दृश्य दिखा दिखा कर हमारे मानस में, हमारे मन में ऐसा भय बैठा दिया गया कि आप घर से बाहर जाएंगे तो कोरोना बाहर खड़ा पकड़ लेगा आपको। दूसरा, पूरे लॉकडाउन का जो पीरियड, तो लॉकडाउन 1, 2 और 3 चला, उसमें पूरा ऐसा माहौल था कि घर से बाहर गए तो आपको कोरोना पकड़ लेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मीडिया के द्वारा भय पैदा करना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तुमन कर या प्रिंट मीडिया हो, तो इसको छोटा मोटा जुकाम खांसी बुखार भी है तो उसके मन में भी ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना ना हो जाए। इसमें हमें करना क्या है? इसके बचाव के लिए डॉक्टर कन्हैया ने बताया अभी कि
हम प्राणायाम करें, अपने आहार में सुधार करें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें। सबसे पहले अपने मन में जो भय है उस भय को बाहर निकालें, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जा है, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है, लेकिन दोनों में ऊर्जा आवश्यक है। सकारात्मक के साथ में नकारात्मक में होगा तो वो जैसे अपने पूरे पृथ्वी के दो पोल हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अगर मिलेंगे, मिल तो सकते नहीं है, लेकिन दोनों की अवस्था है तभी हम पूरी उसके अनुसार घूमती है। तो दोनों एनर्जी आवश्यक है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव खबरें लगातार सुनने के कारण हमारा मानस मन में ये बह जाता है कि ऐसा हो। तो इसको बचने के लिए अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोरोना है या कोरोना होने वाला है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना? उससे बचने के लिए सबसे पहले तो बताया गया कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इम्यूनिटी पर हम आते हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रांग किसकी? जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी प्रकार से 5 व्यक्ति भी बराबर नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक इम्यूनिटी पावर होती है, और इम्यूनिटी पावर को अचानक कोई कुछ खाने से, कुछ पीने से अचानक नहीं बढ़ सकती। ये इम्यूनिटी पावर नेचुरल होती है। जेनेटिकली, हेरिडिटी, हमारे परिवार में हमारे पिता की, हमारी माता की, हमारी माता के परिवार की, पिता के परिवार की, उनके अनुसार हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर बनती है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है। एक उदाहरण मैं और देता हूँ आपको। मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों में से 5 सदस्यों को एक मच्छर काटता है, 5 में से 3 लोगों को कुछ नहीं होता, 2 को मलेरिया होता है या 2 को डेंगू होता है। तो 3 को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 बाकी जो थी उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी, इसलिए उनको नहीं हुआ। तो इम्यूनिटी पावर अचानक स्ट्रांग नहीं हो सकती, कुछ पीने से स्ट्रांग नहीं हो सकती, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या लेना है? डेली व्यायाम, योग, धूप स्नान। अभी आजकल के जो वर्तमान माहौल में आप देखते हैं तो हम कहीं भी हम चाहे ऑफिस वर्क है या स्कूल वर्क है या गृहिणियां हैं, उन्हें लगातार या दिन में 1 बार भी, 2 बार भी, कई लोग ऐसे हैं जिनको धूप नहीं मिलती, और कई तो लोग ऐसे हैं जो कभी सूर्य कब उगा उन्हें आज तक पता नहीं लगा होगा कि सूर्य उगता किस समय है, उसको लगता कैसा है। तो उसमें क्या है, हमें धूप स्नान देना है। धूप स्नान ये बहुत जरूरी है बॉडी की इम्यूनिटी के लिए और अपने शरीर को ठीक करने के लिए। व्यायाम हो गया, योग हो गया, धूप स्नान हो गया। तीसरी बात हो गया हमारा आहार। अब इस मौसम में, अभी मैं बात कर रहा हूँ आज जून, यानी आज 22 जून से लेकर हम सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक से बात करें, तो इस पीरियड में ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जो कोरोना के अलावा भी आ सकती हैं और आती हैं, हर वर्ष से आती हैं। तो आपको अपने आहार में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाना है। और विटामिन सी किस प्रकार से मिल सकता है? इसका बहुत सरल उपाय है कि आप मेडिकल स्टोर पे गए, विटामिन सी की टैबलेट आपने लिंक किया, जो भी ले ली और खा ली, एक सरल उपाय। लेकिन हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम की। होलिस्टिक सिस्टम में, होलिस्टिक हेल्थ में हम नेचुरल चीज की बात करेंगे, आहार की बात करेंगे जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो विटामिन सी के रूप में सबसे बेस्ट है आंवला। आंवला इस मौसम में कच्चा नहीं आता, लेकिन सूखा आंवला आता है। रात को 1 चम्मच आंवला 1 गिलास पानी में भिगो दिया, सुबह उठ के छान के खाली 1 गिलास पानी पी लिया, एक सोच की। दूसरा, नींबू। आजकल नींबू खूब मिल रहा है। प्रतिदिन कम से कम दिन में 2 या 3 बार नींबू का सेवन करना। लेकिन नींबू पानी में डाल के उसमें चीनी या नमक ऐसा कुछ मिश्रण नहीं करना, उसकी प्योर रूप में इसको नींबू को लेना, वो एक बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। तीसरा, मौसम के फल। अब मौसम के फल में अभी इस समय नाशपाती बहुत अच्छी मात्रा में आने वाली है, नाशपाती आप ले सकते हैं। अनानास एक बहुत अच्छा स्रोत है इसका, अनानास का प्रयोग कर सकते हैं।
और जो फल भी जिस मौसम में आता है वो फल उस मौसम यानी उस वातावरण के अनुसार आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उन फलों का सेवन जरूर। अब तीसरी बात आ गई हमारे आहार में, हमारे भोजन। ये तो सुबह का आपने उठ के नींबू पानी या आंवला पानी ले लिया, लेकिन भोजन में हम क्या करें? तो बंद करो। भोजन में तो प्राकृतिक आहार के रूप में जो भी सब्जियां इस मौसम में आती हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए। चपाती जो हम भोजन में लेते हैं उसमें गेहूं की मात्रा को कम करके उसमें चना, जौ, ज्वार आदि का मिक्स करके और उसमें हरी सब्जी के रूप में जो आपको मिले इस समय, घिया को कद्दूकस करके आटे में मार के चपाती ले, तो आपको मैक्सिमम फाइबर मिलेगा। और फाइबर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, और वो भी नेचुरल फॉर्म के अंदर। दूसरा, आपके भोजन से पहले, भोजन जो करने से पहले एटलीस्ट एक प्लेट भर के आपको सलाद लेना चाहिए। इस मौसम में खीरा है, टमाटर है, चुकंदर सबसे बेस्ट है। चुकंदर के बारे में जैसे डॉक्टर कन्हैया सर ने बताया, चुकंदर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाता है। तो चुकंदर, खीरा, टमाटर, और जो भी इस समय आपको लगता है कि आपके आसपास, क्योंकि हर व्यक्ति के परिवेश में, वातावरण में कौन सी फल सब्जियां आ रही हैं वो उस क्षेत्र के हिसाब से ये निर्भर करता है। और व्यक्ति को अपने क्षेत्र, अपने वातावरण के हिसाब से ही आहार का सेवन करना चाहिए, चाहे वो फल हो या सब्जियां। क्योंकि आपने देखा होगा साउथ इंडिया के अंदर नारियल का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ सरसों का तेल का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र रीजन में तिल का तेल का प्रयोग करते हैं। तो हर क्षेत्र के हिसाब से फल, सब्जियां और तेल ये सब अलग अलग बटे हुए हैं, और उसी का प्रयोग करना चाहिए। बिना मौसम की सब्जियां और बिना मौसम के फल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको फायदा नहीं करेंगे, उनका नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि सभी का तापमान हर एक अलग होता है। तो भोजन के बाद आपका सुबह के जो आपका अल्पाहार है, मैं यहाँ भोजन की बात कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका भोजन है। यदि रोग हुआ है तो भी और रोग नहीं हुआ तो भी आपको अपना भोजन में सुधार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगले 3 महीने का जो समय है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 महीने का समय, इसमें ऐसे ऐसे बीमारियां आती हैं जो आप जिसको कई लोग परिवार झेल नहीं पाते। और कोरोना तो एक प्रमुखता से है ही। तो कोरोना भी आपका कंट्रोल ना हो और है तो ठीक हो जाए, उसके लिए आहार में बदलाव बहुत जरूरी है। आप चाहे काढ़ा कोई सा पी लीजिए, आप चाहे जूस कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन यदि आपने अपने आहार में बदलाव नहीं किया, क्योंकि आहार में बदलाव करने से आपका व्यवहार में बदलाव होता है। बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आहार बहुत जरूरी है, आहार में बदलाव बहुत जरूरी है। तो सुबह के समय में आपका खाली पेट नींबू पानी या आंवला पानी ले लिया। सुबह अंकुरित में मूंग है, मूंगफली है, चने का प्रयोग 40 वर्ष से ऊपर के लोग कम करें, उससे लोग नीचे लोग ले सकते हैं। चने का प्रयोग, अंकुर का प्रयोग करें। इसके बाद आपके अल्पाहार यानी ब्रेकफास्ट के अंदर प्लेट भर के फ्रूट, फल, जो फल इस मौसम में आ रहे हैं ऐसे फलों का प्रयोग जरूर करना आपको। ठीक है। अब दिन में जो भोजन आपका है, जैसे बताया मैंने आपको, कंपोजिट चपाती बोलते हैं इसको, आपके गेहूं की मात्रा कम रखते हुए और अनाज को मिलाते हुए उसमें कुछ सब्जियों का समावेश करते हुए आप उसकी चपाती बनाएं। मौसम की सब्जियां लें, दाल, मूंग की दाल और बाकी दालों का प्रयोग कम से कम करें, केवल मूंग की दाल लें। सलाद भोजन से पहले लें, भरपेट सलाद लें। और इसी प्रकार का भोजन आपका शाम का रहे। शाम का भोजन आपका 6-7 बजे तक हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद का भोजन आपके लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात, हमारे भोजन में हम लोग चीनी का बहुत प्रयोग करते हैं, तो चीनी का प्रयोग इसमें बिल्कुल बंद कर दें। यानी मैं इसको इस प्रकार से बोलना चाहूंगा, चीनी मतलब रिफाइंड शुगर। तो रिफाइंड नाम की कोई भी चीज आपके भोजन में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड तेल है, या रिफाइंड जो बेकरी आइटम्स है, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको। तीसरा बात इसमें आ गया एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट्स में आपका दूध है, दही है, छाछ है, मट्ठा है, बिल्कुल नहीं लेना है।
अभी कई लोगों का सवाल ऐसा लगता है कि दूध तो हम डेली लेते हैं, रात को जरूर पीते हैं, बिना दूध के हमें नींद नहीं आती या फिर पेट साफ नहीं होता है वगैरह वगैरह। लेकिन दूध के बारे में बहुत सी इसमें भ्रांतियां हैं। तो मेरा जो मत है, मैं अपने मत की बात कर रहा हूँ। दूध किसका ले सकते हैं? दूध केवल गाय का बताया गया है। कभी भी हमारे शास्त्रों में भैंस का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा आपको, केवल गाय का जिक्र मिलेगा। गाय का दूध, वो गाय जो जंगल में चरती है, वो चर के जो चारा, नेचुरल चारा खा के आती है, उसका दूध आपके लिए स्वास्थ्यकारक है। लेकिन जो गाय घर में बंधी है, जिसको इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जा रहा है, वो दूध आपके लिए जहर। तो दूध का त्याग करें। अगर लगता है कि नहीं कर सकते परमानेंट, तो कम से कम 4 महीने के लिए कर सकते हैं, तो उसका दूध को अवॉइड करें। और इसी प्रकार का भोजन आपका, ये भोजन आपका हो गया सुबह से लेकर रात तक। अब कुछ क्रियाएं। कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा हमारे लंग्स, फेफड़ों पर होता है, हमारे चेनल सिस्टम पर होता है। तो उसमें सबसे जो बेस्ट बताया गया वो प्राणायाम बताया। प्राणायाम कई प्रकार के हैं, लेकिन सबसे जो उपयोगी है वो नाड़ीशोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अवश्य करें, दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, और किसी अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में करें। क्योंकि प्राणायाम करते समय हम आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हम आजकल सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिलता है, आप कुछ भी डालते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप उस चीज को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो कर रहा है वो तो ठीक कर रहा है, लेकिन आप कर रहे हो, क्या आपको ठीक कर रहे हो? क्या आपको देखने वाला कोई है? कोई नहीं है। तो इसके बारे में किसी अच्छे योग शिक्षक से उसके मार्गदर्शन में 1, 2 बार, 4 बार सीखें और फिर उसका घर पे अभ्यास करें। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, हमारी पॉजिटिविटी, हम सकारात्मक रहें, उसके लिए क्या करें? सभी धर्म में पूजा पद्धति, पाठ का विधान है, सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ऐसे इस माहौल के अंदर, कोरोना के माहौल के अंदर, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे मित्र हैं, उनकी माता जी तो पिछले 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि ऐसा बोला गया कि 60 साल से ऊपर के लोगों को बाहर नहीं निकलना और 10 साल से कम को बाहर नहीं निकलना। तो घर में बैठे बैठे व्यक्ति क्या करेगा? केवल टीवी देखेगा, और टीवी में भी न्यूज, और न्यूज में कोरोना। तो जो माता जी बहुत पॉजिटिव थी, सबको अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे मार्गदर्शन करती थी, उनमें नेगेटिविटी पैदा होने लगी उसको देख के। तो मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब ये क्या करना चाहिए। फिर मैंने उनकी काउंसलिंग करी, काउंसलिंग करके कुछ सुझाव दिए, कुछ आहार में, कुछ प्राणायाम में बदलाव कराया, और वो अभी धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मक विचार के लिए हम घर में क्या कर सकते हैं? पूजा पाठ, जो भी आप जिस धर्म को मानते हैं उसका पूजा पाठ। दूसरा, योग निद्रा। अब इसमें हम बोलेंगे हम ध्यान कर सकते हैं, ध्यान अपनी जगह पे ध्यान कर सकते हैं, लेकिन योग निद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल योग निद्रा के लिए आप किसी योग शिक्षक के माध्यम से या और किसी माध्यम से योग निद्रा का अभ्यास सुबह और शाम जरूर करें। योग निद्रा करने से आपके मन के जो विकार हैं वो बाहर निकलते हैं, मन में पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ है तभी आप मन को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे बताया गया कि मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के अंदर हम टोटल इलाज, जो हमारा इलाज है, जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो केवल फिजिकल बॉडी का यानी शरीर का करते हैं, मन का इलाज नहीं कर सकते। और मन कहाँ पर है, आज तक वैज्ञानिक उसको सिद्ध नहीं कर सके। मन का स्थान कहाँ पर है, शरीर में कहाँ पर मन है? इधर है, कहाँ पर है पता नहीं आज तक। तो मन को स्वस्थ करने के लिए योग का सहारा लेना पड़ता है। योग, अब योग नाम से योग बोला जाता है, योग का मतलब लगभग 99% के दिमाग में ये रहता है, योग मतलब आसन, शरीर को तोड़ना मोड़ना, यानी वो योग है।
योग तो हर समय हो रहा है, हर समय होता है, हर समय होता रहेगा। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी हमारा वार्ता योग है, संवाद योग है। आप मुझे देख रहे हैं तो ये भी योग है, सुन रहे हैं तो ये भी योग है। हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य भी योग है। योग के अलग अलग वो बताए गए हैं कि ध्यान योग, भक्ति योग वगैरह वगैरह। लेकिन योग का, लेकिन मैथ से 15 दिन में क्या बताया? अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 अंग योग के बताए। लेकिन हमारे दिमाग में, आम आदमी दिमाग में योग का मतलब केवल आसन है। आसन केवल योग का एक भाग है, हिस्सा है। उससे पहले क्या है? यम है, उससे पहले नियम है। उनको पालन करने के बाद ही तो आसन सिद्ध होगा आपका। धारणा ध्यान समाधि, अगर उससे पहले कि आपने अंग पूरे ढंग से अगर नहीं उसको किया तो आप ध्यान आपका लग नहीं सकता। लोग बहुत से बोलते हैं मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ, आधा घंटा ध्यान करता हूँ। ध्यान तो क्षण का, एक क्षण का ध्यान होता है, गए और सीधा अपने परमात्मा में लीन, वो ध्यान होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके मन की पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी के लिए आपको योग निद्रा का सहारा जरूर लेना चाहिए। तो इसके साथ साथ कुछ काढ़ा, जो आयुष काढ़ा बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें कुछ पदार्थ हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और बहुत इफेक्टिव है। जिसको घर में कोरोना है उसके लिए भी, जिसके घर में कोरोना ना आए उसके लिए भी। उसमें एक तो है कालमेघ, एक चिरायता, गिलोय, तुलसी के बीज और मुलेठी। तो कुछ चीजें तो आपको बड़ी आसानी से मिल सकती हैं, जैसे कालमेघ है या तुलसी के बीज है, शायद ये जल्दी ना मिले तो तुलसी हर घर में लगभग लगी होती है, तो उसका प्रयोग हम लोग अवश्य करें। प्रतिदिन आपको सुबह ये काढ़ा जरूर लेना चाहिए, दिन में 2 बार तो इस समय लेने। मतलब अभी जून से लेकर सितंबर एंड तक इस काढ़े का प्रयोग हर घर में सुबह शाम जरूर होना चाहिए, तो तब आप बचे रहेंगे। और जहाँ पे रोग है वो तो ठीक है, जहाँ पे रोग नहीं है तो वहां रोग नहीं आएगा, उससे बचे रहेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, पहले हर घर में अग्निहोत्र का नियम था, हर घर में यज्ञ अवश्य होता था, लेकिन धीरे धीरे वो सब छूटता चला गया। फिर जिस समय नवरात्रि आती है उस समय जो हम लोग अग्निहोत्र करते हैं, वो तो एक लगभग उस समय के लिए 9 दिन के लिए चलता है, लेकिन नवरात्रि भी साल में 2 बार आती है। तो इस समय, अभी के इस साल के अंदर, कोरोना काल के अंदर, हम अग्निहोत्र का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए आप अपने आसपास, सभी के आसपास मंदिर होते हैं, वहां पे उनसे सामग्री पूछ सकते हैं। हवन सामग्री में बहुत सी चीजें मिली होती है। यदि आपको लगता है कि हवन सामग्री लाना मुश्किल है, अग्निकुंड लाना मुश्किल है, तो जो भी सुविधा आपके घर में हो, एटलीस्ट अपने घर में कपूर पर कुछ वस्तुएं डालकर जो आवश्यक है उसके अनुसार घर में होम अवश्य करें। कुछ ना मिले तो केवल गाय का, यदि गाय का उपला होता है उसको जला के भी अगर आप धुआं कर दें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, तो बहुत कुछ आपके घर का जो शुद्धिकरण है, क्योंकि बहुत से वायरस हैं ये उनसे खत्म हो जाते हैं। इसमें हल्दी है, आपका कपूर है, और ये काले तिल है, इस प्रकार के जो आइटम है, ये सब डाल के आप इसका घर में धुआं कर सकते हैं। और बेस्ट, सबसे बेस्ट रहता है कि यदि आप उसमें प्रॉपर जो हवन सामग्री है उसका प्रयोग करें। एटलीस्ट सुबह शाम इस हवन सामग्री का धुआं घर में कर दें, तो ये सब, इससे आप काफी हद तक बचे रह सकते हैं। तो योग का हो गया। प्राणायाम के बारे में काफी कुछ डॉक्टर धन्या सर ने बता दिया। आहार के बारे में डॉक्टर धन्या सर ने बताया, तो कुछ मैंने आपको जानकारी दी है। ओवरऑल देखें तो कोरोना से डरने की अवस्था नहीं है। मन में जो भय है उसको निकालना है, मन आपको पॉजिटिव बनाना है, और अपने आहार में और अपने व्यवहार में सुधार करना है, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी सर। डॉक्टर तनेज, हाँ जी, मिश्रा जी, बहुत बहुत अच्छा हो रहा। और जो मौसम की सब्जी के बारे में बताया, मेरे को ये सुन लो, मौसम की सब्जी के बारे में बताया, खास तौर से जो चिरायता की बात करी, हल्दी की बात करी, कच्ची हल्दी की बात करी और लौंग की बात करें। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लौंग और मुलेठी, ये दो चीज हमारी मॉडर्न मेडिसिन ने स्वीकार कर ली। जो हमारी मुलेठी है ना, मुलेठी का जो केमिकल कंपोजिशन है, जो और कोरोना वायरस का मुलेठी जो है वो उसके कैप्सूल को तोड़ देती है, कोरोना वायरस के कैप्सूल को तोड़ देती है। और ये जो है आपके ओरल कैविटी में अगर आप लौंग, मुलेठी और दालचीनी को रखते हैं तो आपके लोकली भी ये एक्ट करती है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। और विनोद कश्यप जी, ताजा आंवला मिल रहा है, मैं प्रतिदिन ले रहा हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया बोलते हैं। और आज एक बात और कहना चाहता हूँ, विनोद कश्यप जी बोलते कम है, दूसरों को बोलने का मौका ज्यादा देते हैं। आज मुझे इनको बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिला है। बहुत बहुत अच्छा आपका रहा और मैंने कई पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं अपने अगले लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों महानुभावों डॉक्टर विनोद कश्यप जी, डॉक्टर MK तनेजा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप वक्ता के रूप में, सत्र के अध्यक्ष के रूप में आपने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे प्रतिभागियों को आपने ज्ञानप्रद और वैज्ञानिक नेचुरोपैथी, घरेलू उपचार, वातावरण में कैसे रहें, पॉजिटिविटी कैसे डेवलप करें, डॉक्टर विनोद कश्यप जी को, डॉक्टर तनेजा जी को मैं पुनः एक बार उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनके अच्छे भविष्य और हमसे जुड़े रहें, इस तरह की जानकारी देते रहें, ऐसी कामना के साथ मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक तिवारी जी, मिश्रा जी, सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो इस सत्र को अब यहीं पर समाप्त किया जाता है। जी 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 जी, नमस्कार। और अगले सत्र की हम लोग तैयारी करते हैं।